are about to write uniform circular motion, यानी distinguish between uniform circular motion and non uniform circular motion. पहला point बोलो, during circular motion if the speed of the particle remains constant is called as UCM, is called as uniform circular motion. अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ सेम लिखो, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बस ये लाइन रिप्लेस कर दो, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये लाइन खाली ऐड कर दो, बाकी वही रहेगा. इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इन यूसीएम angular acceleration is equal to 0, that is यानी IE alpha is equal to 0 रेडियन पर सेकेंड. अब देखो इसको प्रूव करते हैं हम लोग. रेडियल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब मुझे बोलो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी सपोज 5 है, या समझ में आया, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं, तो अल्फा विल बी 0, ये समझ लो जो भी रहेगा. लेकिन एनीथिंग अब वो अब ये देखा जाए तो इन्फिनिटी होता है शायद, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ 0 कंसिडर करेंगे. समझ में आया, दोनों भी वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 आएगी. समझ में आया, लिख दिए. अब यहाँ हाँ ये 5 है, 5 समझो, 10 समझो, कुछ भी समझो, लेकिन जो भी लेंगे दोनों भी सेम लेंगे. 10 माइनस 10 0, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी है, उतना माइनस उतना 0. समझ में आया, तो ये हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखो द एंगुलर एक्सेलरेशन नेवर इक्वल टू 0, नेवर इक्वल टू 0, दैट इज, बस ये देखो ऐसा करना है, दैट इज नेवर इक्वल टू 0, दैट इज. ठीक है, और नीचे लिख दो एज वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम, एज वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम, एज वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम. इसके लिए ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होते जा रही है. समझ में आया, तो वो नहीं हो सकता कांस्टेंट 0. थर्ड, अब देखो ये पहला मैं पॉइंट बोल देता हूँ, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूँ. थर्ड पॉइंट लिखिए, अंडर UCM वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स is 0, और यहाँ पर लिखो नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट 0, मतलब वापस से ऐसा है. ठीक है, अब देखो वर्क डन के लिए आपको कैपिटल W लिखना पड़ता है, UCM के लिए ये लिखेंगे, और इसके लिए लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म्स. अब इसको मैंने प्रूव नहीं किया, मतलब साबित नहीं किया, करता हूँ. ठीक है, 9th की बुक में है, अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो. एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन एक्चुअली 3 टाइप का होता है, इसमें भी 3 टाइप है. एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है ज़ीरो एक्सेलरेशन. अगर आप कम से ज़्यादा की तरफ स्पीड को
कर रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते चलते यानी बढ़ रहे हो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हो, स्पीड थी, अब आहिस्ते आहिस्ते कम कर रहे हो, कर दिए बीच में, कम करते जा रहे हो उस गाड़ी की स्पीड, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ज़्यादा से कम की तरफ। और सपोज करो खाली रास्ता है और आप गाड़ी एक स्पीड तक लेकर गए, उसके बाद उसको एक ही स्पीड में चला रहे हो, एक ही स्पीड में चला रहे हो, एक ही स्पीड मतलब कि 100 की ही स्पीड में रखे हो और वही स्पीड से आप उसको चला रहे हो, कुछ भी बढ़ा नहीं रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि कुछ बढ़ नहीं रहा है, कुछ घट नहीं रहा है, तो इसके लिए ज़ीरो। इतना समझा? अब आप मुझे बोलो, यूनिफॉर्म्स यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़रा ध्यान से सुनो, यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या नहीं? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है and we put this a is equal to 0 value into Newton's second law, F is equal to, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एनीथिंग, ये करोड़ क्यों ना रहने दो, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो गया। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कहाँ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, अब अगर मैं F की वैल्यू ज़ीरो डालूँ तो वर्क डन ज़ीरो होगा, बस ये मैंने बोला। समझा आप लोगों को? एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है, अगर कम से ज़्यादा कर रहे हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर ज़्यादा से कम कर रहे हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक ही स्पीड में गाड़ी को भगाते जा रहे हो, देयर इज़ नो चेंज इन द स्पीड, उस वक्त को आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, जब कभी भी आपकी वेलोसिटी एक स्पीड की रहेगी, डेट इज़ अ कांस्टेंट। तो हम तो यूनिफॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म में v कांस्टेंट रहता है, v कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू न्यूटन के सेकेंड लॉ में डालो, सेकेंड लॉ में डालेंगे तो a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एवरीथिंग विल बिकम ज़ीरो, फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर वर्क डन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, सैयद फिरोज, अरे मतलब क्या हो गया कि है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, पहले लेक्चर में बोल चुका हूँ या दूसरे लेक्चर में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ज़ीरो है तो एनीथिंग ज़ीरो, तो अब समझ में आया। अब लास्ट वाला लिखो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ यूसीएम में मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और कांस्टेंट मूविंग फैन, कॉन्स्टेंटली मूविंग फैन, समझ में आ गया? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इतना समझा? अब इसका लिखो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ फैन विथ वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल बोले तो चेंजिंग या डिफरेंट, ठीक है, याद है वेरिएशन पढ़ते बायो में, हाँ मेरा गाँव, हाँ ओफ, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला पॉइंट, अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स, ये डेफिनेशन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius directed towards the center of a circle, directed towards the center of a circle is known as बोलो रे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में सब कुछ सेम, अवे फ्रॉम सेंटर डाल दो, खत्म करो बात। The force acting on an object performing circular motion directed away from center along the radius directed away from the center is known as। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? हाँ, it is a real force under centripetal force लिखो, it is a real force under centrifugal force, it is a
सूडो, सूडो पी से आएगा, सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। थर्ड पॉइंट अंडर क्या है वो, सेंट्रीपेटल। लिखो फॉर्मूला ऑफ, अब सुनो यहाँ पर पॉजिटिव देना है, ठीक है। एफ सी पी पैर के पास लिखेंगे इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और याद है मैंने तुमको 10th में बोला था कि 11th या 12th में बताएंगे कि ये कैसा आता, और अपन ने प्रूव किए, ये डेरिवेशन को प्रूव किए, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल के अंदर आएगा, माइनस आएगा मैं वही देख रहा था, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, एम वी स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। अरे बोलो समझा, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। और नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, द नेगेटिव इज अगेंस्ट, रुको अभी मैं बोलता है, ये लाइन चेंज करेंगे। अच्छा पहले तुम बोलो क्या, हाँ रुको अभी मैं बोलता हूँ, लिखो ये लिख दे पहला। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज एफ सी पी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर। देखो सुनो, हम लोग MSTN है, लेकिन जो लोग MSTN नहीं उन लोग सोचेंगे क्या चल रहा, तो इसके लिए थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। एफ सी पी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुड बी रिटन एज एफ सी एफ, दोनों भी स्मॉल रहेगा, मेरा एफ ज़रा दर्दनाक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, प्लस रहेगा यहाँ। अगर आपको चाहे तो दिखाने के लिए बिंदास प्लस डाल सकते हैं, ताकि ध्यान जाए कि भाई ये क्या है, समझ में आया, ठीक है। अब लिखो अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नेगेटिव साइन, ठीक है, indicates that the direction of force is towards the center of circle. The direction of force is towards the center of a circle, and direction of radius is away from center of circle. अरे एकदम सही, ठीक है। एंड सही ना, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ रेडियस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इतना समझा, थोड़ा वेंटिलेशन। अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ रेडियस, अरे रेडियस कभी भी ऐसा जाता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स, बराबर है। तो रेडियस के साथ अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, लेकिन टेक्निकली रेडियस हमेशा सेंटर से शुरू करके इधर जाता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो साइंस 1 चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़े थे, या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, उसमें क्या पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियस वो है जो सेंटर ऑफ एटम से शुरू, न्यूक्लियस के सेंटर से शुरू होके लास्ट ऑर्बिट तक जाता है, यही था ना, समझ में आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोल, अरे हाँ सेंट्रीफ्यूगल, अरे सो सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल का लिखिए। अच्छा पहले बोलो सेंट्रीपेटल का क्या बोला मैंने, ये वाला पॉइंट लिखो, द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, क्या जरा उससे मैच होना चाहिए ना इसके लिए, द पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, हाँ ये वर्ड डाल दो जरा द पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, ये मेरी पुरानी आदत है, द पॉजिटिव साइन उधर भी फॉर्मूले में डालना, द पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला indicates that the direction of force,
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रेडियस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। समझ गया? अरे समझा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। समझ गया? खत्म। अरे हाँ, अभी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स, जल्दी से। एग्जाम्पल अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स। अ स्टोन, देखो पहले सुन लो बाबा, क्योंकि फिर मेरे से मिस्टेक होती है। अ स्टोन इज टाइड इन अ स्ट्रिंग एंड, समझ में आया? ये एग्जाम्पल है। अब कैसा बोलेंगे बोलो? मजबूरी है। हाँ अब समझ में आया ना? हाँ, अ स्टोन इज टाइड इन अ स्ट्रिंग एंड इट इज, समझ में आया? एंड इट इज परफॉर्म्ड सर्कुलर मोशन, ऐसा कुछ लिख डालो, ठीक है? और सुनिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या लिख सकते हैं? वाटर टेकन इन अ बकेट एंड इट इज, समझ में आया? तो पानी नहीं गिरता। हाँ, वाटर टेकन इन अ बकेट एंड पानी नहीं गिरता। समझ में आ गया? बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ, तेरी को राउंड मेरी को राउंड सब कर डालो तुम लोग। समझ में आया? तुम लोग एग्जाम्पल समझ गए तो लिखो, अंकल ने जो बोले हम समझ गए। ठीक है? यस यस, वी आर पुअर इन इंग्लिश, कंसिडर दिस। ठीक है, ये लिख दो, खत्म करो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो एवरीवन, कल हम लोगों ने एप्लीकेशंस, अरे सुनो रे, कल हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर में एक चीज पढ़े थे, वो था व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। उसका डेरिवेशन कल किए थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा सबके लिए। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे मैच होगा, इसीलिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। ठीक है, मोबाइल, हाँ वेरी गुड। एक किताब दो, जल्दी जल्दी जल्दी। नाउ सी, ये रास्ता है, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज सब लोग। ये रास्ता है हॉरिजॉन्टल रास्ता। नेचुरली हमको रास्ते ऐसे दिखते, ऐसे नहीं दिखते, तो ये हॉरिजॉन्टल रास्ते हैं। ये गाड़ी है, बस या कार, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ऐसी गाड़ी जा रही है और अब ये टर्न मारेगी। अब इसमें टर्न नहीं दिख रहा है रोड में, लेकिन टर्न मारेगी अभी। ठीक है, तो गाड़ी को पीछे से आपकी बुक में बताया गया है, और समझ में आया? पीछे से बताया गया है कि डायग्रामेटिकली कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये ऐसी है, और ये जो गाड़ी है ये ऐसी है, और टायर है नहीं दिख रहे, लेकिन ये बाप रे, गाड़ी से बड़े टायर है, ट्रैक्टर जा रहा था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गाड़ी है। अब समझा? ये बताया गया है। अरे समझा? ठीक है, कल का मैं वैसे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी सपोज करो वो जो टर्न ले रहा है टूवर्ड्स आवर लेफ्ट, ये रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं ग्रेविटी में कि भाई जो भी चीज़ रहेगी ज़्यादातर हम लोग सेंटर से कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग डायग्राम बुक का ज़रा रिफ़र करो प्लीज़, आप लोगों को समझ में आएगा। पेज नंबर हो गया, पेज नंबर 4। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इस गाड़ी का सर्टन वेट है, जो जिसका भी वेट होता है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो वेट कैसा होता है? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज अ मास ऑफ अ व्हीकल इंटू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर ये पुल पड़ रहा है तो इधर भी इसको एक फोर्स लग रहा होगा, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो कभी भी नॉर्मल होता है। कभी भी याद रखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी हो, किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इट हैज़ टू बी नॉर्मल।
ठीक है, तो नॉर्मल हो गया। तो क्या हो गया, mg के समझ लो mg का फोर्स होगा, समझ लो 9.8 होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 9, लेकिन मास मिल जाएगा तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सपोज करो ये 10 है, कितना है 10, ठीक है, ये वेट है इसका न्यूटन का, ठीक है, ये 10 है। तो समझ जाना कि ये नॉर्मल भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तभी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसीलिए गाड़ी ना ही तो हवा में उड़ रही है, ना ही तो ज़मीन में धंस रही है। समझ में आया? अगर ग्रेविटी का वजन ज़्यादा होता तो गाड़ी ज़मीन में आ जाती थी, लेकिन ये ज़मीन का जो सरफेस है ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, उतना ही जितना ग्रेविटी, इसलिए हम लोग खड़े हैं। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। अब गाड़ी सीधी नहीं जा रही है, गाड़ी टर्न लेने वाली है। जब कभी भी टर्न लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बगैर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर नहीं ले सकते, मगर यहाँ पर रस्सी वस्सी थोड़ी बांधे, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कहाँ पर है? ज़मीन का सरफेस और टायर के बीच में है, ज़मीन का सरफेस और टायर के बीच में, जो उसको टर्न लेने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसका डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स द सेंटर। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स द सेंटर। नेचुरली जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट टर्न मारता है, उसके अंदर बैठे पैसेंजर या उसके पार्ट्स आउटवर्ड फोर्स भी फील करते हैं, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही गाड़ी अच्छे से टर्न मार पाएगी। अदरवाइज अगर ये फोर्स ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर चले जाएगी, और ये फोर्स ज़्यादा रहा तो ये इधर चिपक जाएगी। लेकिन बराबर से अगर टर्न मार रही है विदाउट एनी हार्म, तो क्या हो जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r, सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं, मतलब क्या, जैसा हम लोग ने यहाँ बोले जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, वैसा ही जितना यहाँ पर उतना ही फोर्स यहाँ पर, तो ये इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इसको ले लो 2, ठीक है। अब देखो डिवाइडिंग 2/1, ठीक है, अपने को फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर रखना है, ठीक है। तो Fs/n ये डिवाइड करना है। Fs की वैल्यू क्या क्या है? mv²/r, इसकी क्या वैल्यू है? mg, और mg नीचे ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में, बोलो सही। ये कट होता है क्या? हो सकता है। अब क्या बचा? v²/rg, बोलो सही। अब फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, दो चीज़ हो सकती है, या तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम रहेगा या फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि ज़मीन पे कौन सा मटेरियल गिरा है। अगर पानी गिरा है तो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, और अगर तेल गिरा है तो फ्रिक्शनल फोर्स और कम हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ज़्यादा स्किड हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कब रहता है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटेड है। तो याद रखो, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये मैक्सिमम कब रहता है, तो उसको दिया गया है म्यू एन, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हाँ ठीक है। और ये एन, इसको दे देंगे क्या, एक मिनट, 4 दे दो भाई, दे डालो 4, अपना क्या जाता नंबर तो लिखने का, हो गया, इतना समझा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस एन को मैं इधर फेंक रहा हूँ क्योंकि अपने को कुछ तो भी गड़बड़ करने का इसके लिए, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम अपॉन इस एन को मैंने उठाकर यहाँ रखा, तो वहाँ सिर्फ क्या बचेगा, म्यू एस, तो ये एन हो गया इज इक्वल टू म्यू एस। नंबर इसको दे देते ना यार, इसको ज़रूरत है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देखो कि अपन ऊपर वाले इक्वेशन को इसके बराबर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई मान लो कि ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम है, ठीक है, तो
तो हम लोग ये इक्वेशन को इसके जैसा बना रहे हैं, ये थर्ड इक्वेशन को फोर्थ के जैसा बना रहे हैं। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि अगर सपोज करो इस इक्वेशन में यहाँ ध्यान दो खासिया, इस इक्वेशन में फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैक्सिमम है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, अपॉन नॉर्मल अपॉन आर जी, एम जी नहीं आर जी। इतना हो गया। अरे बोलो है क्या नहीं, लिखने में क्या जाता है, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है, एफ एस मैक्स अपॉन एन, एफ एक्स मैक्स अपॉन एन, तो अपन ये दोनों लेंगे, समझ में आया। तो क्या कंसिडर करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। इसको उठा के यहाँ फेंक दिया तो क्या बन जाएगा, म्यू एस इंटू आर जी इज इक्वल टू मैक्स वी स्क्वायर मैक्स। इसको इधर फेंक दिए, किसको, स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हो गया ना, म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी मैक्स। ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए एट टर्निंग, ताकि गाड़ी स्कीड ना हो, स्लिप ना हो, टॉपल ना हो। समझ में आया, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, हाँ समझ में आया। उसके अंदर प्लीज याद रखो, उस टर्निंग का रेडियस होना जरूरी है, तो फिर हमको मालूम पड़े तो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई इतने टर्निंग पे, अब टर्निंग जितना वो हिसाब से रेडियस आएगा, बाकी ये दो तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इतनी स्पीड से ही गाड़ी को आप टर्न मारो, कम रहा चलेगा, इसके ऊपर नहीं जाओ, इसके ऊपर गए अल्लाह हाफिज। समझ में आया, सफर की दुआ। अरे बोलो समझा, हाँ खत्म। ये कल आप लोगों ने लिख लिए थे। अब अगर ये समझा है और आपने ऐसा ठीक से समझा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हटा दूं, आप इनसे कॉपी कर लेना। कल कौन कौन एब्सेंट थी या था, बॉयज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन एब्सेंट नहीं है, दे आर वेरी सिंसियर, क्योंकि लोग होश में आ गए कि अभी जॉब चाहिए। ये कर लो, रब कर लूँ क्या ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी देखिए, नेक्स्ट इज पेज नंबर 4 1.3.2 राइट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ। इसमें बोल रहा है कि मौत का कुआं या वेल ऑफ डेथ, है ना, ऐसे ही ना, या वॉल ऑफ डेथ ऐसा भी बोला है। मौत के कुएं के अंदर गाड़ी की, अब जरा ध्यान से सुनो, हम लोग जब हॉरिजॉन्टल रोड पर नॉर्मली जा रहे थे तो हम कौन से कर्व पे मैक्स टू मैक्स कितनी स्पीड से चला सकते हैं सेफली टर्न मारने के लिए, वो डेरिवेशन हमने देखे थे। अब मौत का कुआं हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो वर्टिकल है, यानी सर्कुलर है लेकिन वर्टिकल है। तो इस पे हमको मिनिमम स्पीड देखना है कि मिनिमम में कितनी स्पीड रखूं तो मेरी गाड़ी रुकी रहेगी। अगर मैं एकदम स्लो चलाए 10 की स्पीड से, गाड़ी गिर सकती है। तो यहाँ पर हमको मिनिमम स्पीड पे ध्यान देना है कि भाई कम से कम कितनी स्पीड से चलाओ तो गाड़ी फिसलेगी नहीं उस कुएं से। समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज हम लोग को ये याद रखना है, क्योंकि अगर आप स्पीड में रखोगे तो बिंदास। अभी जैसे मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, वो बाल्टी वाला पानी लिए, अब मैं कितना जोर से घुमाऊं तो पानी नहीं गिरे, अगर मैं स्लो घुमाऊंगा तो अरे समझा, तो कितना स्पीड से घुमाओ ताकि पानी नीचे नहीं आए। वैसे ही मौत का कुएं का खेल है, मेरा मतलब समझ में आया, तो समझ में आया, अरे समझा, ठीक है। तो अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मौत के कुएं का डायग्राम, मैं डायग्राम नहीं बनाता, पेज नंबर 5 के ऊपर 1.5 वेल ऑफ डेथ बना देता हूँ। व्हाट्स इन डेट, यानी क्या है उसमें, ठीक है। यस ये ये मौत का कुआं है, इतना सा नहीं है, ये तो कटोरी है, लेकिन ये मौत का कुआं है। सपोज करो यहाँ पर है बाइक या कार, ठीक है, ये घूम रही है,
ठीक है। अब देखो ये घूम रही है, एकदम सही है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, किसका क्या हो रहा, कोई बेचारा पेट पालने के लिए घूम रहा, अर्थ को कुछ पड़ी नहीं है, बोलता मैं देखो खींचूंगा, तो मैं देखो खींचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो याद रखो mg, बोलो सही है कि नहीं, mg, ठीक है। और जरा ध्यान से सुनो, नॉर्मल ऊपर नहीं रहेगा, नॉर्मल कभी भी उस सरफेस पे रहता है जिस पे आप हो, उसको परपेंडिकुलर करता है, तो ये रहेगा नॉर्मल। मैंने आपको हमेशा मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री बनाएगा वो फोर्स रहेगा आपका नॉर्मल। तो आप अभी इसको इसके लिए नहीं जा सकते। अरे बोलो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब आप गौर करो कि जो टर्न मारने का जो काम चल रहा है, डेफिनेटली इट इज विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो ग्रेविटी के फोर्स को नलीफाई कर रहा है या इक्वल कर रहा है, और वो उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा। तो याद रखो यहां पर आएगा Fs, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अगेंस्ट दिस। अरे समझा, तो हम लोग क्या बोले, और N विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये दो चीज मिले, क्या मिला, पहला वाला Fs इज इक्वल टू mg। पहला बोलो ये पॉइंट समझा कि खाली निंगले, देखो एकदम सिंपल है, दिमाग में बिठा लो, ये दो चीज कभी नहीं भूल सकते आप। n कैसा आएगा नॉर्मल, और mg कैसा आएगा। मैं ना देखो ये जमीन है, मैं बोल रहा हूं कि ना ये रोड ऐसा है, आप कुछ भी कर लो आपका नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, सॉरी mg ऐसा ही रहेगा। और ये अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब नॉर्मल किधर जाएगा, नॉर्मल इधर जाएगा। कुछ समझा, ये दो चीज कभी नहीं भूलना कि सरफेस को परपेंडिकुलर n रहेगा, कैपिटल N, नॉर्मल, नॉट न्यूटन, नॉर्मल। और जमीन जहां पर भी जो भी डायरेक्शन में जमीन है वो रहेगा mg। बोलो समझा, ये दो प्लीज हमेशा पहला डिफाइन कर देना ताकि बाकी की चीजें आसान रहे। समझ में आया। अब जो डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये लिख देना है, जो डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्यूगल फोर्स रहेगा, तो हो गया। अब फ्रिक्शन रहेगा तो वो नेचुरली, अब समझ में आया, इसके साथ है। अरे समझा। अब n इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया क्या, बोलो इतना समझा, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने देखे थे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है मैक्स रहेगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्स कब रहेगा, जब सरफेस सूखा हुआ है और उसके ऊपर ना पानी ना तेल गिरा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स सच में सूखा हुआ है तो वो मैक्स टू मैक्स रहेगा, और अगर वो मैक्स टू मैक्स है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू, ये हम लोगों ने नहीं ढूंढे, ये हमको किसी ने कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट दिया है, ये जानने दो। हो सकता है कि इसका डेरिवेशन फ्यूचर में आने वाला हो, अब 12 में तो नहीं है, तो वो कहाँ पर आएगा, हो सकता है आप अगर आगे पढ़ते हो तो आएगा कभी ना कभी। समझ में आया, तो आने वाला है, ठीक है। तो हमको खाली ये याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू क्या है ये एन, दैट इज अ नॉर्मल, नॉट न्यूटन। न्यूटन एक यूनिट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब तो फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन ऑफ द सरफेस जिस पे हम चल रहे हैं या गाड़ी चल रही है। अगर सरफेस गंदा है, गंदा मतलब क्या, पानी या तेल गिरा है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा। अब ये कम हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा कि नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए कि या तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो सकता है, ठीक है, न्यू क्या ये म्यू एन से, लेकिन अगर सरफेस पे ऑयल गिरा है तो वो उससे कम भी हो सकता है। तो दो ही कंडीशन है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो सकता है इक्वल करके इससे, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम हो सकता है। कुछ समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल कब रहेगा, जब सब कुछ सूखा रहेगा, तो मैक्स टू मैक्स इतना है। लेकिन अगर तेल गिर गया, पानी गिर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम भी हो सकता है। कुछ समझा। रोड सूखा हुआ है मैक्सिमम, और अगर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू के इक्वल होगा, मैक्सिमम है तो ये वैल्यू के इक्वल रहेगा। लेकिन पानी या तेल गिरा हुआ है तो ये थोड़ा तो कम हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, तो इसके लिए हम लोग इक्वल टू और लेस देन डालेंगे।
और यहाँ लिखेंगे क्या, म्यू एस एन। समझा? अगर नहीं समझा तो पानी पी के निकलो, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इतना समझा? अब देखो इसको दे दो इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखो, एफ एस, अच्छा यहाँ मैक्स नहीं लिखा मैंने, एफ एस की वैल्यू अपने पास है, हम लोग सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड, और अपने पास क्या है, एन की वैल्यू, एंड एन इन इक्वेशन 3। कुछ समझा? हम लोग इस f के जगह पर mg डालेंगे क्योंकि एफ एस बोले तो ये, और n की वैल्यू डालेंगे mv² अपॉन r, यानी कि यहाँ पर। समझा? एफ एस की जगह पे क्या डालने का है, mg, एफ एस की जगह पे क्या डाला मैंने, mg, और इक्वल टू या लेस देन म्यू एस, और n की वैल्यू क्या है, कौन है जो टॉपल कर गया रिक्शा से, मतलब है, सब है, बराबर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूं एकदम इजी है, हाँ मैं कहता हूं एकदम इजी। अब जरा ध्यान से सुनो, हाँ देखो ये एम कट सकता है ना रे, है कट सकता है, कट सकता है, हाँ। अभी ये क्या है, ये मालूम है, इन लोगों को मैं यहाँ फेंक रहा हूँ, म्यू एस और आर को यहाँ फेंक रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जी आर अपॉन म्यू एस, एस इतना बड़ा नहीं रहता, ठीक है, लेसर और इक्वल टू, बोलो सही, घूंघट इधर डाल दो, तो क्या हो जाएगा। अब मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा, ऐसा लिखूँ तो चलेगा, हाँ हाँ वही, इसीलिए बोला ना चलेगा क्या, बोले सही है। देखो किताब में इतना तक पहुंचा, वो आर जी लिखा मैंने, जी आर लिखा, बोले समझा, हाँ। और ये जो वेलोसिटी रहेगी तब मिनिमम रहेगी, यानी मिनिमम इतने वेलोसिटी से हमको गाड़ी पे घूमना है, मिनिमम। कुछ मत पूछ, हाँ क्या अच्छा क्या है, अभी वही तो लिखा, आर जी जी आर, अरे एक मिनट रुक जाओ, बराबर तो है, तो वी की तरफ, अबे अरे वो छोड़ दे रहे, देख मुंह खुला वी की तरफ है, मेंढा नहीं बनो, इंसान, यूज योर ब्रेन। तुम लोग को समझा, डेरिवेशन क्लियर, एक्सेप्ट, हाँ ये कॉपी कर लो, मैं डायलॉग बाद में देता हूँ, ठीक है। एक डायलॉग लिखा हूँ मैंने, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, थैंक यू, अच्छा किया ना मैंने, हाँ चलो कर लो। ग्लास है, ग्लास मेरे घर में है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप मार्बल बोले तो गोटी, वो रखो और ऐसे करो, कर मौत का कुआं। अगर आप स्लो करते हो तो वो घर होते रहेगा, जैसी स्पीड कम हुई तो वो नीचे गिर जाएगा, और आप कितना भी फास्ट घुमाओ, खाली उसको बाहर मत आने दो, वो घूमते रहेगा। इसका मतलब हमको खाली ये जानना है कि मौत के कुएं में सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए, बस वही ढूंढ रहे थे अपन। अगर इससे कम हुए, सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी रहे, बहुत कम बोला मैंने, 25 होना चाहिए, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर अपन चलाते रहे तो मौत के कुएं में हम लोग चलते रहेंगे गाड़ी। अगर उससे कम हुआ, अगर मैं 20 बोलता हूँ तो आप 19 पे भी गई ना आपकी गाड़ी, चलो रे मुसाफिर, समझ में आया, अरे यानी नीचे गिर जाएंगे, अरे समझा, हाँ तो ये हो जाता है, फाइन, इतना समझा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये याद रखो, ये बहुत टफ है, बैंकिंग ऑफ रोड बहुत टफ है। सबसे पहला, अब जो बात तूने बाद में पूछा था पहले बता रहा हूं, सबसे पहला बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बुक दो, टेढ़ा रोड, चोरी करने का तो बताया था ना आपने, हाँ बैंक में चोरी करने का देखो ये रोड है और ये टर्न मारेगा, अगर ये, हाँ अरे रोड टर्न मारेगा ना, ये रोड कहाँ तक जाता है, वैसी बात है, तो ज़रा ध्यान से सुनो। तो अगर सपोज करो ये स्ट्रेट पाथ है तो ये सीधा रहेगा, हॉरिजॉन्टल सीधा,
ठीक है, सीधा रहेगा हॉरिजॉन्टल। लेकिन सपोज करो अगर ये टर्न मार रहा है, समझ में आया, टर्न, अरे सच में टर्न मारेगा रे, अगर ये टर्न मार रहा है, ठीक है, तो हमारी गाड़ी को फ्रिक्शन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, टू अवॉइड दिस डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। रोड को टर्न यानी गाड़ी को टर्न मारने के लिए सपोर्ट दिया जाता है बाय बैंकिंग द रोड। अब बैंकिंग मतलब क्या, रोड के एक साइड को, अगर मेरे को लेफ्ट मारने का है तो राइट से नहीं उठाने का, तो विचार नहीं, अगर लेफ्ट मारने का है तो राइट साइड का हिस्सा उठाएंगे, तो बेचारा जा नहीं पाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार गाड़ी से उतर के रोड को उठाएंगे, अरे ये देख, ये लेफ्ट में जाने का है, तो रोड का एक हिस्सा ऐसा ही रहेगा, दूसरे हिस्से को ऐसा कुछ करेंगे नीचे भर्ती डाल डाल के कि उसको ऐसा उठा देंगे, तो टर्न मारने में आसानी रहेगी। अब समझे, एक ही साइड को लेफ्ट में जाने का तो राइट उठाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट नहीं उठाएंगे, वो जा नहीं पाएगा। लेफ्ट में जाना है तो राइट का हिस्सा उठाएंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। ये समझा क्यों कर रहे बैंकिंग ऑफ रोड? फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी हटाने के लिए। फ्रिक्शन की क्यों? क्योंकि पता चल रहा है कि फ्रिक्शन जो है दो चीजों पे मतलब उसके मैक्स भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। मैक्स कब रहेगा? जब सूखा है, सब कुछ है, लेकिन अगर बारिश आ रही है, हाँ, या तेल गिर गया, तो क्या हो जाएगा? गाड़ी स्किड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन के भी गाड़ी को सेफली टर्न मारने में हेल्प करता है, लेकिन उसकी भी कुछ स्पीड लिमिट होती है। समझ में आया? लेकिन फ्रिक्शन के बगैर भी मार सकता है, यानी वो रोड पे फ्रिक्शन नहीं रहा, जोर की बारिश आ रही है तो भी गाड़ी टर्न मार लेंगी। टर्निंग की बात हो रही है, खाली सीधी की बात नहीं हो रही है। समझ में आया? अब उसका डेरिवेशन देखते हैं। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके बगैर नहीं समझा सकता, और अगर बना भी दे तो क्या कर लूंगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये जो रास्ता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रास्ता है, ठीक है। फिर से बोलता हूं, ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिख रहा है। हाँ, अरे यार न्यूमेरिकल नहीं किया मैंने, एक न्यूमेरिकल बाकी है 1.2, वो करता हूं मैं। अरे मैं हूं ना, मैं करता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रोड ऑलरेडी एक साइड से बैंक्ड हो चुका है, तो इसको जरा सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, बैंकिंग अपने खून में है, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब देखो, गाड़ी ऐसी जा रही थी, यानी ऐसी जा रही थी, और अब ये टर्न मारेगी, तो गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। अब बैंकिंग कैसी है? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो बैंकिंग कैसी रहेगी? राइट से उठेगी, तो ये इसका राइट का उठा हुआ हिस्सा है। एकदम सही जा रहा हूँ? बोलो, समझा? ये हो गया थीटा, एकदम सही। अब गाड़ी जो है बड़ी है रे, बड़ी है नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। उफ, गाड़ी, ये नहीं समझो गाड़ी फिसल के नीचे आ रही है, गाड़ी टर्न मार रही है। समझ में आया? गाड़ी टर्न मार रही है, हाँ हाँ, टेढ़ा पट्टा है, ठीक है। अब ये हो गया, इफ यू वांट टू टेक अ लेफ्ट टर्न देन द रोड इज बैंक्ड ऑन द राइट हैंड साइड, नहीं तो, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब देखो, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, या अल्लाह, जुल्म पे जुल्म चालू है। सेंटर से नेचुरली एक जन है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो अपना काम करते रहेगा, वो है ग्रेविटी, और वो है mg। खत्म हो गई बात, वो चुप हो जाएगा। फिर इतना हो गया। अब क्या मालूम क्या तो भी हो रहा, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है n cos n sin, वो चीजें आ गई जिससे मुझे डर है। मगर क्या बोल रही है? हाँ, वेक्टर रिजॉल्व करना, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो कैसा करना है, आपने किए हो क्या? हाँ ठीक है, रिजॉल्व करने का। यहाँ तो जरा यहाँ पर ध्यान दो, एकदम इजी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हाँ, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पर एक फोर्स है,
मेरे को मालूम है कभी सीधा बनेगा ही नहीं, जो ये नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मतलब यहाँ एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल की तरह, एक्सक्यूज मी, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कोई एक फोर्स एक्ट करेगा, तो एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल की तरह भी एक्ट करना चाहिए। अरे है ना, तो एक फोर्स इधर भी कुछ एक्ट करने वाला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और अब देखो नॉर्मल कैसा रहेगा हमेशा, तो इसको कैसा बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस से, ये सर जिसके ऊपर गाड़ी रुकी है ना, उसको 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल बनता है। हाँ वो है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, कोई तो फोर्स है जो, अब वो फोर्स में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मतलब डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, कोई तो, हाँ अरे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि इसको कौन नलीफाई कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ अब इसको समझने के लिए मैं दो चीजें बना रहा हूँ, बनाऊंगा ना, एक लाइन ऐसी मैं बना रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एक लाइन, एक मिनट जो, हाँ बहुत अच्छी बनाया तूने, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, दिस लाइन मैं इसको 1 देता हूँ नाम टेम्पररी, ये नाम देता हूँ 2। लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन ये वाली, समझा, और दिस लाइन 2 इज पैरेलल टू ये लाइन 2, कुछ समझा? अरे बोलो समझा? ये लाल लाइन इस ब्लू लाइन को पैरेलल है, और ये लाल लाइन जिसको मैंने 2 नंबर दिया वो इस ग्राउंड को पैरेलल है, इसको मैंने 2 दे दिया। बोलो सही है कि नहीं? उस लिहाज से क्या ये एंगल थीटा है? अल्टरनेट एंगल, थियरम ऑफ अल्टरनेट एंगल, अरे है ना, है। अब जरा ध्यान से देखो, अरे रे ये इसमें से गया, ये एक्चुअली सेंटर से जाना चाहिए था, ये लाइन इसमें से गई, अरे समझो, हाँ। अब प्लीज जरा ध्यान से देखो, हो गया। अब ये लाइन और ये लाल लाइन, हाँ अब जरा देखो, हाँ एक और चीज, ये भी एक जेड है, देखो ये जेड है कि नहीं, है ना, तो ये थीटा हुआ, अरे थीटा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह थीटा हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, एकदम सही से जा रहा, हाँ। ये लाइन और ये लाल लाइन 90 डिग्री बना रहे, ये वाली लाइन, ये जिसको मैंने गोल करा, ये लाइन और ये लाल वाली लाइन, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे, सच्ची का बना रहे, ठीक है, बना रहे। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। बोलो सही कि नहीं? गाड़ी पहुंची यहाँ तक? पहुंची? सब ठीक। अब ध्यान से देखो, घास, ठीक है। अब जरा देखो, मैं चाय बोलता हूँ, चाय दो। अब देखो क्या हो जाता है, ये नॉर्मल इस एन के ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या बना रहा है? 90 बना रहा है कि नहीं समझा? ये लाइन दिख रही है, लाइन नंबर 1 लाल वाली, हाँ, और ये एन वाली बना रहे, क्यों? क्योंकि इसको पैरेलल है ना रे, तो 90 बनाएगा ना, तो ये 90 ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, देखो ना, ऐसा बनेगा। अब अगर ये 90, उसमें ये वाला इंक्लूडेड है, अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? बोलो समझा? अरे देखो ना तो देखो वहां पर थीटा दिया हुआ है, अब समझा वहां थीटा क्यों आया। देखो आपकी बुक में इतना दिया हुआ है, ये है जो थीटा, अचानक से उसने, जरा ध्यान से सुनिए, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, अचानक से उसने यहाँ पर एक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर एक थीटा दिया हुआ है, बुक में ये 2 ही जगह थीटा दिया हुआ है। अब बोला लंगड़े अब तू चल, हाँ, तो मैं अपन कैसे चल रहे, तो अपन ने भी कुछ ना कुछ जुगाड़ किए बैसाखी लिए,
तो देखो कैसा किया मैंने, एकदम सिंपल। हाँ, मैंने क्या क्या किया, मैंने दो लाइन बनाया, एक इस लाइन को पैरेलल और एक इस लाइन को पैरेलल। इतना समझा? कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, जहाँ से सारी लाइन ड्रॉन है। एक इस लाइन को पैरेलल बनाया, एक इस लाइन को पैरेलल। यहाँ ध्यान दे महविश, समझ में आया? ये पैरेलल बना दिया, सबके नाम बता दिया। मेरा नाम साजिद, ठीक है। तो ये हो गए, बोलो इतना समझा? समझा? अब देखो, अगर ये लाइन हम लोग बनाते हैं तो देखो यहाँ पर एक Z बन रहा है, Z बना, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल थियरम, थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ तक पहुँचे सब पहुँचे। अब देखो उस लिहाज से ये भी तो Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल थियरम के हिसाब से ये भी थीटा हो गया। यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब देखो ये लाइन, रेड वाली लाइन नंबर 2 इस लाइन को 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। अगर 90 डिग्री बना रही है, उसके अंदर ये थीटा भी इंक्लूडेड है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, है ना? ये थीटा था, सपोज ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। महविश हो गया? इसको यहीं छोड़ दो। अब ये रेड लाइन लो, इसके लिए ये नॉर्मल 90 डिग्री बना रही है। अब 90 डिग्री बना रही है, उसमें ये इंक्लूडेड है, ये एंगल इंक्लूडेड है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या रहेगा? बुक में वही लिखा है। ओफ, बोलो समझा? अब समझा? अब जरा ध्यान से देखो। नाउ वी आर 80% ऑफ, क्या बोलते हैं ना, डाउट क्लियर हो चुका है हमारा, या टफ पार्ट खत्म हो गया है। अभी ये ध्यान से देखो। अब मैं इतने हिस्से को ट्रायंगल कंसीडर करके बाहर निकालता हूं ताकि समझने में आसानी हो। कुछ समझा? ये लाइन ये है, ये एन वाली लाइन ये है, बोले समझा? इसको मैंने जुड़ा दिया, ट्रायंगल बना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जब ट्रायंगल बना, ये एक्चुअली ये हिस्सा 90 डिग्री है। क्या है ये? अब अपने से दिख रहा नहीं, लेकिन है 90 डिग्री है। देख लो आपकी बुक में है, देखो 90 डिग्री बन रहा है। एन कॉस का कॉर्नर देखो 90 दिख रहा है, वो अभी मेरे से अच्छा नहीं बना, ये 90 डिग्री है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं 2 रूल अप्लाई कर सकता हूं, HAC, हैक, HOS, हॉस, हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये मैंने हैक और हॉस नाम से याद रखा हूँ। और ये होता है साइन थीटा अपॉन अपोजिट, सॉरी, इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। प्लीज ये ध्यान से देखो, यानी कि मैं अगर cos थीटा जानता हूँ, यानी ये cos थीटा है, तो इसका वो क्या है फॉर्मूला? एडजेसेंट अपॉन, ये तो अपोजिट है। देखो अभी जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है? ये अपोजिट है, और ये एडजेसेंट हिस्सा है। प्लीज ये याद रखो। ये क्या है? ये मेरे इसमें नहीं दिख रहा, आप बुक में देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि कौन सा हिस्सा क्या है। ठीक है, थीटा यहाँ पर है, थीटा के इस साइड में एक्चुअल हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट है, नेचुरली अपोजिट है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? बोलो जल्दी से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है? नॉर्मल है। देखो हाइपोटेनियस कौन है? ये लाइन को अपन ने नॉर्मल नाम दिए, तो n इज इक्वल टू नॉर्मल, तो मैं लिखूंगा एडजेसेंट अपॉन n। कुछ सही मेरा, कुछ गलत नहीं? जरा ध्यान से देखो, इसको उठा के मैं यहाँ फेंका, इसको उठाकर मैं यहाँ फेंका, क्या बन गया? n cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। मतलब के एडजेसेंट का नाम मैंने रख दिया n cos थीटा। देखो बुक में वो है, समझा? अब दूसरा कर फिर एक्शन मारेंगे। इतना समझा?
अब दूसरा देखो, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट जाओ जरा, अपन का बेसिक छोड़ने का नहीं है, हॉस, ठीक है, अपोजिट अपॉन, दुनिया कुछ भी बोले, अपना बेसिक छोड़ने का नहीं, मेरा बेसिक ये है ठीक है। अभी देखो अपोजिट क्या है, अरे अपोजिट जो भी है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, एन है। अब मैं इसको इधर फेंकता हूँ, इधर इसको, एन साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, हुआ कि नहीं, समझा, रिजोल्यूशन हुआ। अच्छा पहले बोलो इतना समझा, कौन है जिसको नहीं समझा। अब डायग्राम में एन कॉस थीटा एन साइन थीटा कैसा है, अभी देखो आप बोलोगे सर एन साइन थीटा तो ये है, तो याद रखो अगर ये इक्वल साइज के है, देखो ना इक्वल साइज के है, तो मैं इसको एन साइन थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ। तो यानी कि ये हिस्से को भी मैं एन साइन थीटा कंसीडर करूँगा, इसलिए देखो नीचे एन साइन थीटा। समझा आप लोगों को। अब बोलो किसको नहीं समझा, मैं वापस से समझाने के लिए तैयार हूँ, बिंदास। लाइन से मत जाओ, पढ़ के मत जाओ, यहाँ देखो, देखो सर जरा ध्यान से, जिसको नहीं समझा, अच्छा ये सब मैंने कैसा बनाया, ये लाइन वापस से समझाओ नहीं ना, खाली ये बताओ, ये बताना है ना, ये समझा था आप लोगों को। ये लाइन, दो लाइन बनाने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि ये थीटा कैसा आया वो समझाना था मुझे, तो मैंने बेसिक से शुरू किया, ये थीटा से ये थीटा कैसा बना वो बताया। तो दो लाइन बनाया था, एक इस लाइन को पैरेलल बनाया था और एक इस लाइन को पैरेलल ये वाली बनाया था, लाइन नंबर 2। हाँ ये ना, ये ना, ये ना, ये नहीं बताता अभी, डायरेक्ट ये बताता, ये कैसा आया एकदम शुरू से बताता। अरे मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना करके पीछे रही थी। सुन अभी जरा ध्यान से सुन, ये देखो ये एक बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है, कैसा बॉक्स है, जिसके, हाँ सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जिसके दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। बीच में से, तो ये 90 डिग्री है, बीच में से एक डायगोनल लाइन गई है जो इन लोगों को दो ट्रायंगल में बांट रही है, जिसमें से मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, इसके अंदर जो एंगल आया उसका नाम क्या है, थीटा। अब ठीक है, खाली हमको ये दो, ये तीनों लाइन में से, तीनों साइड में से एक साइड का नाम मालूम है, वो है क्या, एन। ये लाल वाली लाइन का नाम क्या है, एन, और ये है हाइपोटेनियस, ये क्या है, हाइपोटेनियस। थीटा का ये सामने है तो इसको क्या बोलेंगे, और ये क्या रहेगा, बोलो समझा, यहाँ तक सब सही, यहाँ तक सब सही। अब देखो अपने पास साइन और कॉस, देखो थीटा है तो हम लोग उसको, और 90 डिग्री है तो हम लोग साइन और कॉस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से, हैक, ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट जो भी रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इतना समझा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट इधर ये वाली लाइन है जिसका नाम नहीं मालूम, हाइपोटेनियस का नाम मालूम है, मालूम है, तो लिख दिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का नाम क्या है, एन, एन लिख दिए। मैं इसको एन को फेंक रहा हूँ इधर, इस एन को फेंक रहा हूँ इधर, तो क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एडजेसेंट को मैं ये नाम दे रहा हूँ, एन कॉस थीटा, तो मैंने दे दिया एन कॉस थीटा। कोई बड़ी बात, समझा। अब समझा सर, समझा कि नहीं समझा, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, कल ही जुम्मा गया है, जल्दी बोलो, नहीं समझा, समझा। अब जरा ध्यान से देखो, अब दूसरा होता है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखो हॉस, HOS, हॉस, यानी कि क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस।
अपोजिट क्या है नहीं मालूम, तो अपोजिट को अपोजिट ही लिख दिए। हाइपोटेनियस का नाम क्या है एन, एन लिख दिए। इस एन को मैंने फेंका इधर, तो क्या बन गया एन साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट। तो क्या मैं अपोजिट को ये नाम दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने दे दिया एन साइन थीटा, मगर आपके बुक में एन साइन थीटा तो इसका नाम है इस लाइन का, तो मैं बोलूँगा जब दोनों सेम साइज़ के हैं तो मैं इसका नाम ये भी दे सकता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो मैं इधर पे लिखूँगा एन साइन थीटा। बोलो समझा? कौन है जिसको नहीं समझा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। तो ये एन साइन थीटा ये है, एन साइन थीटा ये है, ठीक है। मैं फिलहाल इधर से हटा रहा हूँ। इतना समझ गया आप लोगों को? अब जरा ध्यान से देखो, वापस से गाड़ी की तरफ आ जाओ। इन शॉर्ट यहां पर एन साइन थीटा क्या है, इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन काटता है या कौन बैलेंस करता है? समझा? अरे समझा? ग्रेविटी को कौन काट रहा है? अरे नॉर्मल, मगर यहां पर क्या है? समझा? बोलो समझा? एकदम इजी है। इसको कौन काट रहा है? ये काट रहा है। इसका नाम अपन ने क्या डिफाइन करे? बोलो समझा? देखो वही लिखा है कि नहीं? अब वही लिखा रहना चाहिए, तो पोपट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हो गया डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन क्या है? 1 एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन की क्या है, एन साइन क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसकी क्या है? बोलो सही सही। ये बेचारा आता ही क्या, बेचारी को कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। और इसको भी काट दिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या 20 थीटा, कोई बात नहीं, समझ में आया? इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। अब याद रखो, हम लोगों को ये जानना है कि विदाउट डिपेंडिंग ऑन, सॉरी मैंने फ्रिक्शन पे डिपेंड ना होते हुए हम कितनी स्पीड से टर्न मारेंगे। मतलब हमने को v की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब v को यहीं रखेंगे, इसको यहाँ फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर जी, ठीक है, इज इक्वल टू v को घूंघट, तो v इज इक्वल टू, देखो वही है क्या? आपको समझा? नई जोबिया, ये पुरानी जोबिया, समझा? समझा? तो देखो जरा, यहां पर हमको मिला क्या? मोस्ट सेफ स्पीड। समझ में आया? ये जो स्पीड है ये सबसे सेफ स्पीड है, जो भी कैलकुलेशन के बाद मिलेगा हम लोगों को। ये स्पीड से अगर आप टर्न मारोगे, यू आर नॉट रिक्वायरिंग एनी फ्रिक्शनल फोर्स अलॉन्ग विथ इट। बैंकिंग ऑफ रोड पर ही एप्लीकेबल है, बैंकिंग ऑफ रोड, नॉर्मल रोड पर नहीं। अब वो एंगल के बारे में है, बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए उसका भी एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोग देखेंगे। रब कर सकता हूँ। अभी हम लोग को क्या चाहिए? थीटा चाहिए। क्या जानना है हम लोगों को? थीटा जानना है। तो देखो, मैं इस फॉर्मूले को नहीं मिटाया, बाकी ये वाला मैं हटा रहा हूँ, लास्ट वाला। इस फॉर्मूले को मैंने नहीं हटाया। तो ये फॉर्मूला क्या है? देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी पॉइंट यानी डॉट tan थीटा। हमको क्या जानना है? ये एंगल कितना होना चाहिए, कोई भी टर्निंग के लिए कितना ऊपर बैंकिंग करना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जानना है। इसका मतलब इसको यहाँ रखना है, सबको यहाँ फेंकना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? v स्क्वायर अपॉन आर जी अपॉन tan इज इक्वल टू थीटा। रुक जाओ एक मिनट, अब आ गया। देखो क्या, tan को अब मैं ऐसा ले लूँगा, या ऐसा बुक में लिया हुआ है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ।
वी स्क्वायर बराबर है, यही है, बस ये रहेगा। कुछ समझा? हाँ, अब वो न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया रहेगा कि इसका रेडियस इतना है, ग्रेविटो सॉरी उसका क्या बोलते हैं नाम, ग्रेविटी, उसका वेलोसिटी कितनी, और वो 10 का कुछ दिया रहेगा। ठीक है, समझा? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते तो -1 हो जाता है, ये मालूम होगा आप लोगों को। तो ये स्टेप मैंने यहाँ से मारा, समझा? तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब स्पीड लिमिट, ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ये वीडियो अपलोड करूंगा तो प्लीज देख लिया करो, कोई देखता ही नहीं। हाँ, बायोलॉजी इज इजी। अच्छा, मैं लिंक भेजता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बायो का ही मेन सर हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। और अगर आप जब तक आप मेरे लिए नेगेटिव फीडबैक नहीं देते फिजिक्स में कि सर बस अब रिटायरमेंट ले लो, अगर ऐसा नहीं बोलते तब तक मैं चलूँगा। और आप जहाँ बोलेंगे नहीं सर गिव अप, अगर आपको मेरा जम रहा है तब तक ठीक है, जहाँ नहीं जमा प्लीज़ बोल देना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन में से आपको गिवन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर वो गिवन के डेटा के बेस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही से कर पाए मुबारक हो। पेज नंबर 5 पर राइट हैंड साइड ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल 1.2 पढ़ रहा हूँ। अ मोटरसाइकिलिस्ट ब्रैकेट में टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, बताता है इसका मतलब क्या, इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वॉल, यानी कि क्या, ये वो है मौत का कुआं है, काय को कह रहे, हाँ, ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर, यानी इसका रेडियस क्या मालूम पड़ा हम लोगों को, मीटर लिखा खाली, 4 मीटर है, इतना समझा? ठीक है। इसके बाद बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब क्या, म्यू एस, क्या है वो, यार ये पॉइंट में क्यों देता, ठीक है, ये हो गया 0.4। इसके बाद कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, यानी कि VMIN, हमको ये ढूंढना है ना। और क्या ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, N ढूंढना है। बोलो ये सही है, इतना ही दिया ना। और एक और दिया है नीचे, G इज इक्वल टू, मैं यहाँ देता हूँ, G इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है, बराबर है। अब देखो हम लोगों ने जो वेल वाला जो भी, यानी मौत के कुएं वाला जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके हिसाब से क्या है, V मिनिमम RG, देखो V मिनिमम इज इक्वल टू RG अपॉन म्यू एस, और मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि सारी वैल्यू दी गई, एकदम इजी। तो लो, R मतलब क्या 4, G मतलब क्या 10, और ये मतलब क्या, और ये ऐसा, ये हो गया 0 पॉइंट, खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 4 1 हाँ, यानी 4 1 और ये हो गया। बोलो समझा? अब ये आया ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब मिनिमम 10 की स्पीड से उसको चलाना पड़ेगा। बोलो समझा? अरे हाँ, मीटर पर सेकेंड, या फिर हम माइनस, ये मिल गया, बहुत बड़ी बात, मेरा मतलब बहुत आसान है। मगर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक ये है ओमेगा 2 पाई एन, ये तो जानना है, चलो ये भी है, ये 3.142 है, ये क्या है, तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने देखे थे, ये n, अरे रुको, n इज इक्वल टू 1/t। व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ t। 10 पेन, अगर 20 रुपए के, एक पेन कितने का, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 अबव
यानी 20 डिवाइड बाय 10, तो क्या हो गया 1 पेन इज इक्वल टू 2 रुपीज़ का। ऐसा ही मैं इक्वेशन यहाँ बना रहा हूँ कि सपोज करो कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन सेकेंड्स टाइम में एक रिवॉल्यूशन हुआ। कितना हुआ? एक रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? तो क्या हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का। लेकिन अगर 1 सेकेंड में, समझ में आया, 1 सेकेंड में अगर ये करता है क्या, यानी रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 सेकेंड में, कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो क्या रहता है, वो तो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसीलिए n इज इक्वल टू 1/t। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास है। ये ऊपर का मिटा दूं, ऊपर का मिटा दूं, जरा ध्यान से देखो। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/t, साबित किया, ठीक है। तो ये दिमाग में याद रखो। 10 रहने दो, ये सब मैं मिटा देता हूँ, 10 तो हो गया अपना। अब जरा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, या फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम, ठीक है, ये हो गया। मगर हमको तो ये ढूंढना है, और यहाँ पर t नहीं है, t है क्या, t नहीं है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। जुगाड़ देखो क्या है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक ऐसा गार्डन है चौका पर, मैं जो है ऐसा रोज राउंड मारता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसा सपोज करो, सॉरी ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं कितना चला इसको, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर आप इतना चले, या जो भी है ना, ऐसा करेंगे ना। हाँ, अब ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँगा कि मैं एक सर्क्यूलर गार्डन में राउंड मार रहा हूँ, तो मैं कितना मारा राउंड यहाँ से शुरू करके, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। क्या है ये, 2πr, अरे है ना। तो क्या हो जाता है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या है ये है 2πr, ठीक है, बोले समझा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई गाड़ी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल समझा 2πr, ये बाय डिफॉल्ट है। अब मैं बोलता हूँ कोई गाड़ी इसके ऊपर स्पीड से चली, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या है, अपॉन टाइम। देखो कुछ गलत हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका डिस्टेंस कैसा नापते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, 2πr अपॉन t। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2πr इंटू 1/t। 1/t क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो v इज इक्वल टू 2πr n। कुछ समझा कि नहीं समझा, कुछ भी एड़ा नहीं बनाया, एकदम सही गया, ठीक है। अब मुझे n चाहिए, ये सबको फेंकना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 2/2πr इज इक्वल टू n। v की वैल्यू क्या है, अभी मिली थी अपने को 10, ठीक है, n ढूंढने का है, तो लो डाल दिया मैंने 10 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 2, पाई की वैल्यू क्या है 3.15, r की वैल्यू क्या है 4। बोलो समझा, इज इक्वल टू वॉट, n। अब देखो यहाँ पर 4 2 जा 8, अरे है ना, 4 2 जा, एक काम करते हैं इसको कट कर दूँ क्या, जाने छोड़ो, 4 जाने जाने, अच्छा चलो कट कर दे, कट तो कट रे, 2 1 जा 2 5 जा, हो गया। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 के बाद डॉट, ओह सो सॉरी, हाँ बोलो क्या हो गया, 4 4 जा 16, 1 5 या 5 आएगा, वाह सो नाइस। और इसके बाद 4 ये हो गया, ओके फाइन, ठीक है। तो ये हो गया 10 नहीं 5 अपॉन 12.56। अब 12.56 और ये ऐसा और ये 5 है ना, है ना, हाँ दिमाग खराब, ठीक है। अब देखो ये नेचुरली यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 मारना पड़ेगा,
0 पॉइंट मारेंगे ना, बस मैं इसको फिलहाल 12 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 कितना आता है, 12 4 जा, तो 12 4 जा, इतना समझा। With this I end up with my today's lecture.